गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास में हम 11.2 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। 11.2 प्रश्नावली के 7 तक सवाल हो गए थे। 8वां सवाल देखिए। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। कि इस तरह से एक समलंब आकार का खेत है। इसके एक साइड नदी है इधर, और इधर इसके सड़क है। सड़क और नदी की साइड है वो दोनों भुजाएं समांतर है और लंबाई में दोगुनी है। इस खेत के नदी के साथ वाली भुजा है ना, ये नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, इसके समांतर है और इससे दुगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल दे रखा है। हल समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो नदी की साइड इसकी भुजा है, ये सड़क के साइड वाली भुजा से दोगुनी है। माना, हम मानेंगे दोनों में से हमें एक भी नहीं दी है। माना सड़क किनारे खेत की भुजा बराबर x मीटर, इसलिए नदी किनारे खेत की भुजा दोगुनी है तो 2x मीटर। उसके बाद में सवाल की शर्त, खेत का क्षेत्रफल दे रखा है तो 1/2 समलंब आकार का, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर 10,500। 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हमारे पास x और 2x है, इन दोनों का योग करेंगे x + 2x गुणा इनके बीच की दूरी हमें 100 मीटर दे रखी है। यहाँ पे हम ऊंचाई लिख देंगे, बीच की दूरी बराबर 100 मीटर गुणा ऊंचाई 100 हो जाएगी बराबर 10,500। ये समीकरण बन गया। इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, 2 से ये 100 कट रहा है 50, x में 2x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये गुणा 50 है, ये इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 10,500 बटा 50। भाग इसमें देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 × 10 210, इसलिए x 210 बटा 3 70। x की वैल्यू 17 है और x हमने माना था वो खेत के किनारे की भुजा थी, खेत की तरफ, इसलिए सड़क किनारे, इसलिए सड़क किनारे खेत की भुजा बराबर 70 मीटर तथा नदी किनारे खेत की भुजा बराबर 2 × 70 यानी कि 140 मीटर। आपसे पूछा गया है तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई याद कीजिए, 140 मीटर आपका।
इस तरह से ये सवाल है। उसके बाद में 10वां सवाल देखिए, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। आकृति एक ही थी, अलग अलग लड़कियां हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इनका विभाजन करके क्षेत्रफल निकाला। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हो? देखिए इसको कैसे हल करना है। 10वां सवाल देखिए 11.2 का। इस तरह से ये कोई पंचभुज आकार का बगीचा है। उसके बाद में सबसे पहले ज्योति का लेते हैं हम। ज्योति लिख देंगे इसके नीचे। ज्योति इसको यहाँ से बीचों बीच इसको दो समलंब आकार में बांट देती है। अब इसकी भुजाओं के नाप दिए गए हैं आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 मीटर है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मीटर है। उसके बाद में ये भी 15 मीटर है यहाँ तक, और यहाँ से ये भी 15 मीटर है। इस तरह से नाप दिया हुआ है। तो ज्योति के यहाँ पे लिखेंगे हम हल लगा के, ज्योति समांतर भुजाओं की लंबाई लंबाइयां, ये ज्योति के लिए निकाल रहे हैं हम। 15 मीटर यहाँ पे हमारे पास दो, देखो दो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज है। हम एक ही देखते हैं तो एक ही 15 और 30 हो गए, कोमा 30 मीटर। बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जिसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ये पूरी 15 है, 15 है, तो ये बीच में से काटा गया है तो आधा आधा हो जाएगा, यानी 15/2, 7.5 मीटर ये ऊंचाई हो जाएगी। इसलिए ज्योति के लिए आकृति का क्षेत्रफल, यहाँ पे दो समलंब आकृति का कर लेते हैं हम। दो समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल 2 गुणा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, और 2 गुणा 1/2 गुणा समांतर भुजाएं 15 और 30 थी, 15 + 30 इसको ब्रैकेट में लेना है, गुणा बीच की दूरी 7.5 है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 15 और 30 45 गुणा 7.5। और इसको 45 को 7.5 से गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया ज्योति ने इस तरह से इसको समलंब चतुर्भुज में विभाजित करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। उसके बाद में हम दूसरी आकृति लेते हैं। आकृति यही रहेगी, इसके नीचे हम लिखेंगे, अब देखो ज्योति के बाद में कविता। कविता इसको इस तरह से बांट रही है, जबकि ये हाइट इसकी पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है,
30 ही है। अब कविता, तो यहाँ पे हम यही सवाल है, अभी चल रहा है, आधा हुआ है, अभी ज्योति के लिए निकाला है हमने, अब कविता के लिए निकालते हैं। यहाँ पे कविता के लिए सबसे पहले एक आयत बन गया है इसमें, और एक बन गया है त्रिभुज, आयत और त्रिभुज बन गया है। ये देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये 15 है तो ये भी 15 है। उसके बाद में ये पूरी यहां से लेके यहां तक 30 दे रखी है, देखो ये 30 है पूरी, तो यहां तक 15 हो गई, तो ये हमारे पास 15 रहेगी फिर। तो त्रिभुज की ऊंचाई हमारे पास, आधार भी 15 हो जाएगा और ऊंचाई उसकी 15 हो जाएगी। तो कविता के लिए आयत व त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसने इस आकृति को दो आकृतियों में बांटा है, एक आयत बन गया, एक त्रिभुज बन गया। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिख दो पहले। उसके बाद में नीचे हम सूत्र लगा देते हैं इनमें। लंबाई यहाँ पे आयत की 15 है, गुना चौड़ाई भी हमारे पास 15 है, यानी ये वर्ग भी बन रहा है। तो आप इसे वर्ग का क्षेत्रफल भी लगा सकते हो या फिर आयत का लगा सकते हो। उसके बाद प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार 15 है, गुना ऊंचाई भी 15 होगी। 15 को 15 से गुणा किया 225, प्लस यहाँ से 7.5 आया, और इसको गुणा करते हैं तो 15 5 75, 15 7 105 और 7 112, इनको जोड़ते हैं तो 0.5 7 337.5 337.5 मीटर स्क्वायर। दोनों तरीके से हम ऐसे आकृतियों में ध्यान रखना विशेष तौर से, तरीका चाहे कोई सा भी आकृति को किसी भी तरह से विभाजित करें, क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 337.5 उसका आया था, इसका भी 337.5 है। इस तरह से इसको करना है। उसके बाद में ये प्रश्नावली यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। अब हम प्रश्नावली 11.3 में देखते हैं। ग्यारह पॉइंट 3 प्रश्नावली हमारे लिए है। पहला सवाल देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है। दो घनाभाकार डिब्बे हैं, जैसा कि नीचे आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आएगा उसको बनाने में कम सामग्री लगेगी। तो यहाँ पे आकृति ए और बी दी रखी है, आप बुक में देखें आकृतियां, इनकी लंबाई चौड़ाई लिखी हुई में। ए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई यहाँ पे दे रखी है इसमें 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है इसमें 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इसलिए ए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लगाना है 2 गुना
ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पे 60 गुणा 40 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि 40 गुणा 50 हो जाएगा, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई यानी कि 50 गुणा 60। और यहाँ से इनको गुणा करते हैं तो ये 2400 हो जाएंगे। ये हमारे पास 2000 प्लस ये 3000। 2 गुणा 3000 में 2000 जोड़ेंगे तो 5000 और 2400 जोड़ेंगे तो 7400। इसको गुणा करेंगे तो 0 0 4 दूनी 8 7 दूनी 14 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभ एक का क्षेत्रफल। उसके बाद में घनाभ बी का भी देखते हैं हम। तो यहाँ पे अब इसी के आगे देखते हैं। बी घनाभ की लंबाई, यहाँ पे बी लिख देंगे। बी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसके लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों सेम है, 50 50 50 तीनों समान है। तो इसको हम घनाकार भी कह सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ प्रश्न में दोनों घनाभाकार बताया गया है, तो हम घनाभ को घन भी कह सकते हैं, लेकिन घन को घनाभ कह सकते हैं, लेकिन घनाभ को घन नहीं कह सकते। तो इसे घन को हम घनाभ भी कह सकते हैं, तो ये घनाभ बोला गया है। इसलिए बी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, सूत्र आपको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, वही 50 गुणा 50 होगा, प्लस 50 गुणा 50 चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 50 गुणा 50। 2 गुणा 2500 2500 2500 बराबर 2 गुणा इन तीनों को जोड़ेंगे तो 7500। और ये आ गया हमारे पास 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि किस घनाभ को बनाने में कम सामग्री लगेगी। तो ए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आया था, वो 14800 आया था। जबकि बी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 15000। इसलिए यहाँ पे लिखना है ए घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आएगा तो उसमें कम सामग्री लगेगी। इस तरह से हमारा 11.3 का पहला सवाल कंप्लीट होता है। बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।